हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है स्वतंत्रता के बारे में। कल के वीडियो में हमने पढ़ा स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता के दो पहलू पढ़े हमने, मुख्य रूप से नकारात्मक और सकारात्मक पहलू। नकारात्मक से अभिप्राय बंधनों का अभाव, सकारात्मक से अभिप्राय अनुचित कार्यों पर उचित प्रतिबंधों का होना। तो ये तो क्लियर हो गया था आपको कल। आगे हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे विचारक रहे हैं जो बहुत ज्यादा नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक रहे हैं या सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक रहे हैं। जैसे कल हमने पढ़ा J.S. मिल के बारे में, लॉक के बारे में, एडम स्मिथ के बारे में, हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। ये बहुत ही स्वतंत्रता के बिल्कुल इनके विचार थे कि व्यक्ति को स्वतंत्र होना ही चाहिए। स्वतंत्रता के एक बहुत बड़े उपासक J.S. मिल के बारे में हम पढ़ेंगे आज। J.S. मिल जो स्वतंत्रता के बहुत बड़े उपासक थे, उन्होंने अपने निबंध लिखे ऑन लिबर्टी। कौन से निबंध लिखे उन्होंने? ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी निबंध में उन्होंने स्वतंत्रता की खुलकर चर्चा की है। उन्होंने हानि का सिद्धांत दिया है और उन्होंने कार्यों को भी दो भागों में बांटा है, परसंबद्ध और स्वसंबद्ध। और फिर विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी उन्होंने सभी स्वतंत्रताओं की बुनियाद माना है। अब उनके अनुसार हानि का सिद्धांत क्या है? हानि का सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का एकमात्र लक्ष्य आत्मरक्षा है। सुनिए दोबारा से कि अगर किसी के कार्य में हम हस्तक्षेप कर रहे हैं तो उसका एकमात्र लक्ष्य आत्मरक्षा है। अगर हमारी जान को जोखिम है तो ही हम किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकते हैं। फिर कहता है सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ, सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी को हानि होने से बचाना है। कि अगर हम सभ्य समाज में रह रहे हैं तो हमारा एकमात्र उद्देश्य यह है कि शक्ति का औचित्यपूर्ण प्रयोग होना चाहिए, मतलब उसका कोई औचित्य होना चाहिए काम शक्ति प्रयोग करने का। क्या औचित्य होना चाहिए? कि किसी को हमने हानि होने से बचाना है। अंडरस्टैंड? J.S. मिल का हानि का सिद्धांत ये यही कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को या समूह को तब तक किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना जब तक कि उसकी आत्मरक्षा का सवाल ना हो। और एक सभ्य समाज को शक्ति का औचित्यपूर्ण प्रयोग तभी करना चाहिए जब किसी को हानि होने से बचाना। अंडरस्टैंड? अब आगे J.S. मिल ने कार्यों का बंटवारा दो आधार पर किया है। पहला है स्वसंबद्ध, दूसरा है परसंबद्ध। सब से पता चल रहा हमें खुद से संबद्ध, जो कार्य करने वाले पर असर डाले, जो कार्य सिर्फ अगर मान लो कि मैं ड्रिंक्स कर रही हूं तो मेरी सेहत पर असर पड़ेगा, और दूसरा जो कर्ता के अलावा अन्य पर भी असर डाले। मान लो मैं स्मोकिंग कर रही हूं तो उस धुएं का असर दूसरे व्यक्ति पर भी पड़ेगा। अंडरस्टैंड? स्वसंबंध वो कार्य हैं जिनका असर उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है जो कि उसको कर रहा है, कर्ता के ऊपर पड़ता है। जबकि परसंबद्ध वे कार्य हैं जिनका असर कर्ता के साथ साथ दूसरे लोगों पर भी पड़ता है। अंडरस्टैंड? मान लो कि कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो उसका अपना नुकसान है ना, और दूसरी तरफ मान लो कोई बच्चा सिगरेट पी रहा है कोई व्यक्ति, तो उसमें वो दूसरों का भी नुकसान कर रहा है। तो ये संबद्ध कार्य हो गया और ये परसंबद्ध कार्य हो गए। फिर आता है कि राज्य को जो सहसंबंधी कार्य हैं, जो अपने से संबंधित कार्य हैं, मिल कहता है कि उसमें राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी से दूसरे पर असर पड़ रहा है तो उसके लिए राज्य को कानून बनाने चाहिए। तो ये होता है हमारा सहसंबद्ध कार्य और ये परसंबद्ध कार्य है, और ये कार्यों का बंटवारा J.S. मिल के द्वारा किया गया है। आगे J.S. मिल ने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी जोर दिया है। J.S. मिल का मानना है कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी स्वतंत्रताओं की बुनियाद है। उसने कहा है कि कोई भी विचार है वो गलत नहीं होता,
उसने आगे कहा कोई भी विचार पूर्ण रूप से गलत नहीं होता, हर विचार के पीछे कोई ना कोई चाहे कुछ परसेंट ही हो सच्चाई जरूर छिपी होती है। दूसरी बात कहता है कि विरोधी विचारों के टकराव से ही सत्य निकल करके आता है। अगर हम किसी के विरोधी विचारों को दबा देंगे तो ये मान लो कि हम सत्य के बिल्कुल करीब जाते जाते रह गए हैं। तीसरी बात वो कह रहा है कि जो जो विचार आज गलत लग रहा है हो सकता है कि वो कल आने वाले समय में उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू हो, इसलिए किसी भी विचार को ये कह करके गलत कहना कि ये काम का नहीं है तो बहुत ही गलत है। हर विचार का अपना महत्व है, इसलिए वो कहता है कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसका समर्थन करते हुए वॉल्टेयर ने कहा है कि मैं तुम्हारे विचार का समर्थन नहीं करता। किसी को कहता है कि भाई मैं तेरे विचार का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं तेरे कहने के अधिकार को नहीं रोकूंगा। अंडरस्टैंड कि मैं बेशक आपकी बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन जो आपको भगवान ने कहने का अधिकार दिया, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार दिया है, उससे रोकने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, उसे मैं नहीं रोकूंगा। ये वॉल्टेयर ने कहा है। अंडरस्टैंड। तो जेम्स मिल ने और एक बात कही है कि अगर मान लो कोई किसी का नुकसान कर रहा है और उसको सजा देनी है तो उसकी सजा उस नुकसान से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिस हद तक उसने नुकसान किया उससे कम ही सजा मिलनी चाहिए उसे। फिर कहता है कि अगर उसको उसकी ज्यादा सजा दे दी तो फिर उसकी हानि हो गई, स्वतंत्रता कहाँ बरकरार रही उसकी। दूसरी तरफ वो जेएस मिल स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए ये भी कहता है कि अगर मान लो आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति नहीं मानता, आए दिन कार गलत जगह पार्क कर देता है या ज्यादा तेज आवाज में म्यूजिक बजाता है, तो उसको सीधा सीधा पुलिस को नहीं देना, उसको पहले समझाओ, समाज को कहो कि भाई मनाए इसे। अगर वो फिर भी नहीं मानता और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है तो कानूनी सहायता लेनी चाहिए, नहीं तो व्यक्ति की हानि व्यक्ति को नहीं पहुंचानी है अगर वो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा है तो। अंडरस्टैंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारा, हानि का सिद्धांत जेम्स मिल का ऑन लिबर्टी में उन्होंने लिखा है। और दूसरे उसके दो प्रकार के कार्य उसने बताए, सहसंबंध और परसंबंध। और तीसरी बात उन्होंने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। उन्होंने कई उदाहरण, जैसे कि कई उदाहरण भी ऐसे हैं, कई बार हम अपने समाज के सामाजिक बदनामी होगी इस वजह से किसी के विचारों को दबा देते हैं। जैसे दीपा मेहता, आपको पता होगा कि प्रोड्यूसर है, फिल्म प्रोड्यूसर है, वो वाराणसी की विधवाओं पे एक फिल्म बनाना चाह रही थी, लेकिन उसकी फिल्म को वहां पर नहीं बनने दिया। उसके पीछे तर्क ये था कि ये संसार में हमारी इमेज, गलत इमेज लेके जाएगी ये फिल्म, ये सिर्फ विदेशी जो दर्शक है उनको संतुष्ट करने के लिए बनाई जा रही है, हमारे देश की बदनामी करेगी। ऐसे ही सलमान रश्दी के जो नावल है द सॉर्टेनिक इस तरह का उनका कोई नाम है, आई विल टेल यू लेटर, तो उनको भी सार्टोनिक वर्सेस, उनके भी काफी सारे जो पॉइंट्स के ऊपर है, जो ब्लॉक्स के ऊपर है, उनके ऊपर काफी बहस हुई है और उनको प्रकाशित नहीं होने दिया है। आपने कई बार देखा होगा कि फिल्मों को भी प्रसारण से पहले उनको भी सेंसरशिप लगा दी जाती है कि अगर कोई समाज की मान्यताओं पर खरा नहीं उतर रहा है तो उसको उन चीजों को, उन सीन्स को काट दिया जाता है। तो मिल तो इस तरह की जो स्वतंत्रता है, जो बंधन है, उनके भी खिलाफ है। मिल तो ये कहता है कि व्यक्ति को बोलने दो, व्यक्ति की आजादी है, ये उसको आजादी मिली हुई है उसको, तो इसलिए उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ये जेएस मिल के विचार हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्वतंत्रता के बारे में जेएस मिल के विचार। अब आगे बात आती है कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है। बहुत ही इजी है, इसको आप कोड में भी याद कर सकते हो। जैसे प्राकृतिक का प्रा ले लिया, नागरिक का ना ले लिया, प्राणा, और राजनीतिक का रा ले लिया, और राष्ट्रीय का भी रा ले लिया हमने, और आर्थिक का आ ले लिया, रा, प्रा ना रा रा आ। ठीक है, चलो इसको फिर से इसको एक्सप्लेन करती हूं मैं आपको। प्राकृतिक स्वतंत्रता नंबर 1, प्राकृतिक स्वतंत्रता के जो विचारक हैं, मानने वाले हैं, उनमें है जॉन लॉक और रूसो भी हम ले लेते हैं इसमें। इनका कहना है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है
जन्म से प्रकृति ने उसे स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, इसलिए किसी भी, जॉन लॉक तो कहते हैं किसी भी संस्था को उसका ये स्वतंत्रता का अधिकार छीनने की कोई अधिकार नहीं है। रूसो कहता है कि व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वो चारों तरफ बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या होगी कि प्रकृति ने हमें बिल्कुल स्वतंत्र पैदा किया है, इसलिए हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। ये नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतीक है। दूसरा आता है, देखिए, नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता क्या होती है कि राज्य में रहते हुए व्यक्ति को अपने जीवन को बचाने का पूरा अधिकार है, अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करने का पूरा अधिकार है, और उसके साथ साथ व्यक्ति जहां चाहे रहना चाहे, जहां जाना चाहे, जहां संघ बनाना चाहे, उस तरह के पूरे अधिकार नागरिक स्वतंत्रता में आते हैं कि राज्य का नागरिक होने के नाते मुझे अपना विकास करने की पूरी स्वतंत्रता है। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता में आता है चुनाव लड़ने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार और सार्वजनिक पद पाने का अधिकार। इस तरह से कुछ मुख्य अधिकार हैं जो राजनीतिक स्वतंत्रता में आते हैं कि व्यक्ति, राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार होना चाहिए, चुनाव लड़ने का होना चाहिए, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, और उसके साथ साथ सरकार की आलोचना करने का अधिकार भी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता से हमारा अभिप्राय यहाँ ये नहीं है कि सब लोगों को बराबर बराबर धन मिले, सबके बराबर घर हो, सबके बराबर फैसिलिटीज हो, नहीं। आर्थिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाने का पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो जो मर्जी काम करना चाहे अपनी आजीविका कमाने के लिए, उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके काम के घंटे निश्चित होने चाहिए, उसके आराम के घंटे भी निश्चित होने चाहिए, और उसे न्यूनतम वेतन की भी गारंटी सरकार को देनी चाहिए। इसे कहते हैं आर्थिक स्वतंत्रता। अब आता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय यानी कि एक राष्ट्र की स्वतंत्रता। जैसे 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा राष्ट्र स्वतंत्र नहीं था और अब हम एक स्वतंत्र राष्ट्र में रह रहे हैं, तो इसे कहते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो ये हो गए स्वतंत्रता के प्रकार, बड़े आसान थे, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको करनी है। कम से कम 4 नंबर में और 6 नंबर में ये क्वेश्चन आपका आता है, स्वतंत्रता के प्रकार, और आसान है बिल्कुल। तो आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमारा एक क्वेश्चन और बचता है कि स्वतंत्रता के रक्षक कौन है। स्वतंत्रता की रक्षा किस प्रकार की जा सकती है आधुनिक समाज में। स्वतंत्रता के रक्षक देखिए, एक तो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली। अगर हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए, लोकतंत्रात्मक होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र स्वतंत्रता की गारंटी देता है। लोकतंत्र ही ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी मनमर्जी से रह सकता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। अगर हमारा स्वतंत्रता के अधिकार को कोई छीन भी रहा है तो स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए जो कि व्यक्ति के अधिकार को सुरक्षित रखे। अगर हमारी स्वतंत्रता को कोई दिक्कत है तो हम सीधा न्यायपालिका में जा सकें और वो हमारी स्वतंत्रता की रक्षा की गारंटी दे। तीसरा है हमारा मौलिक अधिकार। जैसे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में आपने देखा होगा, दूसरे नंबर का जो अधिकार है मौलिक अधिकार, वो स्वतंत्रता का अधिकार है। तो मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार वो हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक और जो संविधान में लिखे जाते हैं, जिन्हें कोई भी हमसे छीन नहीं सकता है। तो उनका होना भी, मौलिक अधिकारों का होना भी स्वतंत्रता की गारंटी है। आगे आता है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का अभिप्राय यहाँ फिर से मैं बता रही हूँ कि आर्थिक समानता का अभिप्राय है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, सबको जो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो सबको समान रूप से मिलती रहे। फिर आता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। शक्तियों का विकेंद्रीकरण से अभिप्राय है कि शक्तियां एक ही केंद्र के पास इकट्ठी ना हो, जबकि उनका बंटवारा कर दिया जाए। जैसे हमारे देश में केंद्र सरकार के पास शक्तियां, फिर राज्य सरकारों के पास है, फिर स्थानीय सरकारों के पास है। तो इस तरह से शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा तो जो नीचे से नीचे जो लोग रह रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे जो लोग रह रहे हैं, उनकी भी स्वतंत्रता की गारंटी मिलती रहेगी।
नेक्स्ट है हमारा जागरूक नागरिक। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नागरिक जागरूक नहीं है तो कोई भी सरकार पहल नहीं करेगी। इसलिए नागरिकों का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना, अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि स्वतंत्रता की गारंटी है। फिर आता है स्वतंत्र प्रेस। जैसे कि आपने देखा होगा टीवी चैनल्स वगैरह पे, रेडियो पे, समाचार पत्रों में कि सत्ताधारी शासन के खिलाफ भी और विरोधी दलों के खिलाफ भी अगर कोई भी सरकार नागरिकों की भलाई के लिए काम नहीं कर रही है तो स्वतंत्र प्रेस उन बातों को, उन मुद्दों को उठा रही है और सरकार से सवाल जवाब करती है। तो जिससे कि सरकार को भी इसकी गारंटी देनी पड़ती है, स्वतंत्रता देनी पड़ती है, ताकि उसकी बदनामी ना हो। अब आ गया था सुसंगठित दलीय व्यवस्था। दलीय व्यवस्था भी का भी सुसंगठित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो कि किसी देश में एक ही दल है और वही चुनाव लड़ता है, वही जीत जाता है, तो फिर क्या होगा? डिक्टेटर बन जाएगा, लोगों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखेगा, उनकी स्वतंत्रताओं का ध्यान नहीं रखेगा। तो इसलिए सुसंगठित व्यवस्था, दलीय व्यवस्था का होना जरूरी है, ताकि लोगों को विकल्प मिलता रहे कि अगर ये दल काम नहीं कर रहा है तो हम दूसरे दल को सत्ता में ला देंगे। तो इस तरह से सुसंगठित दलीय व्यवस्था का होना भी स्वतंत्रता की गारंटी है। आगे आता है विशेषाधिकारों का अभाव। जैसे कि पहले इस तरह के नवाब की उपाधि दे दी जाती थी, अलग से मान लो कि कोई दल है अपने बड़े बड़े नेताओं के बच्चों को अलग से कोई विशेषाधिकार दे दे, तो उस तरह के विशेषाधिकारों का अभाव स्वतंत्रता की गारंटी होता है। तो हम इसे क्वेश्चन में स्वतंत्रता के रक्षक भी कह सकते हैं और स्वतंत्रता की गारंटी भी कह सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होता है। जो जो पॉइंट बीच में इसमें बताए गए हैं, हर पॉइंट नोट करने लायक है। और एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि स्वतंत्रता के रक्षक क्या है, इसके प्रकार बताइए, नकारात्मक सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता का अर्थ बताइए, या फिर इसके साथ साथ ये जो हानि का सिद्धांत और अभिव्यक्ति का सिद्धांत भी हमने किया, इसके बारे में। और इसमें जब हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो इनमें जो विचारक हैं, जो साथ ही साथ आपको बताए जाते हैं, उन विचारकों की द्वारा कही गई बातें और उनके नाम याद रखना भी अनिवार्य हो जाता है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।